जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान सर आप सबका अपने YouTube चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या होता है IUPAC नाम? आखिर रसायनज्ञों को कार्बनिक यौगिकों का नाम देने के लिए क्यों IUPAC पद्धति का प्रयोग करना पड़ा, क्यों इसे बनाना पड़ा, और दूसरी बात, हम कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि IUPAC नेम होता क्या है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब शुरुआत में यानी कि प्रारंभिक दौर में कम तत्व होने के कारण उनका नामकरण हम आसानी से दे देते थे, और नामकरण जो करते थे प्राप्त स्रोतों के आधार पर कहते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो कोयले की खान या दलदल से प्राप्त होने वाली गैस को फायर डैम्प या मार्स गैस कहते थे, और उसी प्रकार सिरके से प्राप्त होने वाले अम्ल को सिरके का अम्ल या एसिटिक अम्ल कहते थे। लेकिन जब यौगिकों की भीड़ बढ़ती गई और लोगों को उसके बारे में उसके नामकरण में दिक्कत आने लगी, और जब प्राप्त स्रोतों के आधार पर उनका नाम दिया जाता था तब उसे हम साधारण नाम कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यौगिकों की भीड़ बढ़ती गई, और जब यौगिक काफ़ी अधिक होते गए यानी कि जब कॉम्पोनेंट काफ़ी अधिक होते गए तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्तर पर एक समिति, एक कमेटी बनाई गई। किसके द्वारा? रसायनज्ञों के द्वारा। तो रसायनज्ञों ने उसमें 1892 में जब ये कमेटी गठित की गई तो उसमें ये देखा गया कि कैसे हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दें जिससे आसानी से कम्युनिकेशन लोगों को समझ में आ जाए और उसका नाम भी हम दे सकें। तो क्या हुआ कि 1969 में एक IUPAC पद्धति की स्थापना की गई, मतलब इसकी एक खोज की गई, और उसमें ये हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कितने में बनाया गया इसका? 1969 में। 1969 में इसको बनाने के बाद में आखिर इसमें क्या किया गया? तो इसमें ये हुआ कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के अणु होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है। पहला तो एक होता है अनुलग्न, दूसरा होता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न क्या होता है? जब किसी भी शब्द के पहले कोई अन्य वर्ण लग जाता है तब उसे हम पूर्वलग्न कहते हैं, और जो अनुलग्न होता है किसी भी वर्ण के बाद में लगता है। जैसे अगर यहाँ पर हार वर्ण लिखा है, अगर इसके आगे हम प्रा शब्द जोड़ दे तो हो जाता है प्रहार। तो जो ये प्रा वर्ण इसके आगे जुड़ गया इसे हम कहते हैं पूर्वलग्न। अनुलग्न क्या होता है? अगर हमने एक वर्ड लिखा गुरु और इसमें लास्ट में जोड़ दिया तो हो गया गुरुत्व। तो ये जो बाद में जुड़ा है ये वर्ड जो आपका कहलाएगा ये अनुलग्न कहलाएगा, और ये पूर्वलग्न। अगर इंग्लिश में इसको समझना चाहें तो जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स और ये होगा सफिक्स। तो दोस्तों, इसमें भी आपको समझना है कि क्या होता है प्रीफिक्स और क्या होता है सफिक्स। तो यहाँ पर जितने भी आपको 10 वर्ड दिख रहे हैं, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डे, ये 10 वर्ड क्या है कि कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि जिसमें कार्बन 1 होगा उसे मेथ कहेंगे, जिसमें 2 होगा उसे एथ कहेंगे। तो ऐसे 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं ये आपके पूर्वलग्न होंगे। किसी भी वर्ड में आपको अगर लगाया जाएगा तो ये पहले लगेंगे क्योंकि ये पूर्वलग्न है। अब अनुलग्न के बारे में हम समझते हैं। अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न को समझने के लिए आपको कार्बनिक यौगिक के बारे में समझना होगा। सबसे पहले एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन, तीसरा होता है आपका क्या? एल्काइन। अब देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन्हीं तीनों चीजों को समझना है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-1। आखिर ये फार्मूला का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा, अगर C1 है तो मैथ होगा C2, C3, C4, C5, यहाँ पर C6, C7, ऐसे 8, 9, यहाँ पर 10। यानी कि कार्बन के जो अणु होंगे वो 10 तक एक बढ़ते क्रम में एक सीरीज है। ये किसकी सीरीज है? ये एक पूर्वलग्न की सीरीज है।
जो है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि जो आपको C दिख रहा है ये कार्बन के अणु है और जो H दिख रहा है ये हाइड्रोजन के अणु है। अगर इसमें C1 यानी कि 1 अप्लाई करते हैं N के जगह पर, N एक वास्तविक संख्या है, अगर N के जगह पर 1 अप्लाई करते हैं पहले फार्मूले में तो यहाँ पर क्या होगा C1 और H यहाँ पर है H, यहाँ पर 2 1 2 प्लस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा C1, 1 को आप लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि CH4। तो यहाँ पर जो CH4 हो गया ये कार्बनिक यौगिक है। लेकिन ऐसे अगर यहाँ पर एल्कीन ग्रुप में अगर डालेंगे C1N बराबर 1 एल्कीन ग्रुप में, ये पहला ग्रुप था, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो यहाँ पर N बराबर जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए CN, C1 जा C और यहाँ पर H2N, 2 1 जा 2, तो ये H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो इनका नामकरण करने के लिए आपको ये क्या है आपका प्रीफिक्स, सफिक्स आपको समझना है कि एल्केन में जब भी हमें जोड़ना होगा तो वो क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न एन का मतलब अब इसमें क्या जोड़ेंगे आप एल्कीन में, यहाँ पर एल्कीन में ईन वर्ड जोड़ेंगे, बड़ी ई और ना ईन, और यहाँ पर एल्काइन में आइन वर्ड जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आइन वर्ड। अब देखिएगा इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें आपने देखा कि जब यहाँ पर CN जब N बराबर 1 रखा इसमें एल्केन में, तो जैसा कि आप जानते हैं एल्केन में जो आपका N जुड़ता है और यहाँ पर जो मेथ है, तो पहला C1H, तो यहाँ पर देखिए 1 के लिए क्या लिखते हैं मेथ, अब यहाँ पर हमने मेथ लिख दिया। और यहाँ पर देखिएगा आप, चूंकि एल्केन ग्रुप का कौन सा है, पहला है, यहाँ पर एल्केन में जोड़ते क्या है, N जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं N, तो मेथ प्लस N क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा ऐसे मेथेन। अब देखिएगा अगर यहीं पर एल्केन ग्रुप में अगर मान लीजिए C8 हमें निकालना है, क्या निकालना है C8, यानी कि C8 के लिए यहाँ पर N बराबर 8 रखेंगे, कहाँ पर N बराबर जब यहाँ पर 8 रखेंगे तो N बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 2 16 और 2 18, यानी कि H18। लेकिन अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि अगर C8 है तो उसको हम क्या कहेंगे ऑक्ट, ऑक्ट ये क्या है पूर्व लग्न, तो यहाँ पर हमने ऑक्ट लिख दिया। और जैसा कि आप जानते हैं जो बाद में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एम, जो इसमें जुड़ने वाला है एम, तो यहाँ पर जब ऑक्ट प्लस एम जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो ऐसे अगर हम एल्केन ग्रुप के सारे वर्डों का IUPAC नाम लिखना चाहें तो ये क्या होगा, यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब देखिएगा एल्कीन ग्रुप का ऐसे अगर हम नाम देना चाहें तो एल्कीन ग्रुप में क्या होता है कि इसमें ईन क्या जुड़ता है बाद में, जो जुड़ता है ईन, और जो अगर हम एल्कीन ग्रुप का चौथा C4 निकालना चाहें, C4 का मतलब हुआ कि N बराबर हमने 4 रख दिया, तो यहाँ पर देखिए N बराबर कितना रखा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुना 8। तो अगर आपको आ जाए एग्जाम में C4H8 का IUPAC नाम क्या होगा, तो C4H8 का IUPAC नाम होगा, जैसा कि आप जानते हैं 4 के लिए आप क्या करेंगे ब्यूट, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे ब्यूट प्लस ईन, जब ब्यूट प्लस ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे अगर मेथ प्लस ईन मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, जो थोड़ा ध्यान देना है, तीसरे का मतलब एल्काइन ग्रुप में, एल्काइन ग्रुप का फार्मूला है CnH2n-1। जब यहाँ पर n बराबर अगर हम 1 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 और H2 × 1 - 1, तो यहाँ पर C1H1 हो जाएगा। जब भी C1H1 होगा दोस्तों तो इसका जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब 1 2 3, तो 3 बंधों के साथ या 2 बंधों के साथ, या तो चूंकि C1 के साथ में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो जब 4 होती है तो यहाँ पर H कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो 4 की आवश्यकता पड़ने वाली है, जबकि 4 हाइड्रोजन के अणु नहीं है, इसलिए
एल्काइन ग्रुप का पहला तत्व होता ही नहीं, पहला यौगिक होता ही नहीं। तो कभी कभी जो एग्जाम में फंसाने के लिए आता है, यहीं पर आता है कि एल्काइन ग्रुप का जो पहला होगा वो कौन सा यौगिक होगा। तो बहुत लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर मेथ लिया प्लस यहाँ पर आइन है जोड़ दिया मेथाइन, तो मेथाइन जो होता है वो होता ही नहीं है, क्योंकि जब कार्बन की हाइड्रोजन की संयोजकता कार्बन के लिए पूरी ही नहीं होगी तो यौगिक का निर्माण होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एल्काइन ग्रुप के सिर्फ 9 ही यौगिक होते हैं, वो भी दूसरा, अगर दूसरा रखेंगे C2 तो यहाँ पर C2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 3। तो इसका नामकरण अगर हम करना चाहें तो C2 के लिए क्या होता है एथ, और यहाँ पर आइन जोड़ देंगे तो एथाइन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे IUPAC नाम दिया गया। अगर यहीं पर आपको कोई भी, अब देखिएगा यहाँ पर बनने से आपको कितने फार्मूले हमने बताए, 29 फार्मूले आपके होंगे, यानी कि 29 यौगिक हो गए, क्योंकि एल्केन से 10 यौगिक बनेंगे, एल्कीन से 10 यौगिक और एल्काइन से 9 यौगिक, आपके 29 नाम। अब यहीं पर 29 नाम अलग अलग टाइप के दिए होते, किसी का नाम एसिटिलीन, एथिलीन, मेथिलीन, देखिए अलग अलग नाम अगर दिए गए होते तो 29 नाम याद करने में आपको कितनी बड़ी दिक्कत होती। ये तो सिर्फ एक बेसिक था कि कैसे इसकी शुरुआत होती है IUPAC नाम के। ऐसे तो आपके हजारों, कई हजार के नाम हो सकते, कई हजार यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में यौगिकों का नाम याद कर पाना कठिन है, इसलिए इस पद्धति का निर्माण किया गया। तो दोस्तों आगे हम कुछ और IUPAC नाम लेकर आएंगे, क्योंकि इसके जो ग्रुप होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।